हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप यू अच्छे होगे। भागकर शादी करने वाली बेटियां कहानी। ट्रेन के एसी डिपार्टमेंट पर मेरे सामने की सीट पर बैठी लड़की ने मुझसे पूछा, हेलो, क्या आपके पास इस मोबाइल की पिन है? उसने अपने बैग से एक फ़ोन निकाला था और नया सिम कार्ड उसमें डालना चाहती थी, लेकिन सिम स्लॉट खोलने के लिए पिन की ज़रूरत पड़ती है, जो उसके पास नहीं थी। मैंने हाँ में गर्दन हिलाई और सीट के नीचे से अपना बैग निकालकर उसके टूल बॉक्स से पिन ढूंढकर लड़की को दे दी। लड़की ने धन्यवाद कहते हुए पिन ले ली और सिम डालकर पिन मुझे वापस कर दी। थोड़ी देर बाद वो फिर से इधर उधर ताकने लगी। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने पूछ लिया। बाद वो फिर से इधर उधर ताकने लगी। फिर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उससे पूछ लिया, कोई परेशानी है? वो बोली, सिम शुरू नहीं हो रही। मैंने कहा, आजकल सिम वेरिफिकेशन के बाद एक्टिव होती है। जिस नाम से सिम खरीदी गई थी उसका ब्यौरा पूछा जाएगा, बता देना। लड़की बुदबुदाई। ओह, मैंने दिलासा देते हुए कहा, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। वो अपने एक हाथ से दूसरा हाथ दबाती रही, मानो किसी परेशानी में हो। मैंने फिर विनम्रता से कहा, आपको कहीं कॉल करना हो तो मेरा फ़ोन मोबाइल इस्तेमाल कर लीजिएगा। लड़की ने कहा, जी फ़िलहाल नहीं, थैंक्स, लेकिन ये सिम किस नाम से खरीदी गई है मुझे नहीं पता। मैंने कहा, एक बार एक्टिव होने दीजिए, जिसने आपको सिम दी है उसी के नाम की होगी। उसने कहा, ओके, कोशिश करते हैं। मैंने पूछा, आपका स्टेशन कहाँ है? आप कौन से स्टेशन पर जाएंगी? लड़की ने कहा, दिल्ली। और आप? लड़की ने मुझसे पूछा। मैंने कहा, दिल्ली ही जा रहा हूँ मैं, एक दिन का काम है। आप दिल्ली में रहती हैं या? लड़की बोली, नहीं नहीं, मैं दिल्ली में कोई काम नहीं, ना मेरा कोई घर वहाँ। तो मैंने उत्सुकतावश ही पूछा। वो बोली, दरअसल ये दूसरी ट्रेन है जिसमें आज मैं हूँ, और दिल्ली से तीसरी गाड़ी पकड़नी है, फिर हमेशा के लिए आज़ाद। आज़ाद? लेकिन किस तरह की कैद से? मुझे फिर जिज्ञासा हुई, आखिर किस कैद में थी? लड़की बोली, उसी कैद में थी जिसमें हर लड़की होती है, जहाँ घर वालों के कहे शादी कर लो, जब जैसा कहे वैसा करो। मैं घर से भाग चुकी हूँ। मैंने ऐसे ही हंसते हुए पूछा, अकेली भागी? आप अकेली भाग रही हो? आपके साथ कोई नज़र नहीं आ रहा। ओ बोली, अकेली नहीं, साथ में है कोई। कौन? मेरे प्रश्न ख़त्म नहीं हो रहे थे। दिल्ली से एक और ट्रेन पकड़ूंगी, फिर अगले स्टेशन पर वो मिलेगा, और उसके बाद हम किसी को नहीं मिलेंगे। ओह, तो ये प्यार का मामला है? उसने कहा, जी। मैंने उसे बताया कि मैंने भी लव मैरिज की है। ये बात सुनकर वो खुश हुई। बोली, कैसे, कब? लव मैरिज की बात सुनकर वो मुझसे बात करने में रुचि लेने लगी। मैंने कहा, कब, कैसे, कहाँ? वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले आप ये बताओ, आपके घर में कौन कौन है? उसने होशियारी बरतते हुए कहा, ओह, मैं आपको क्यों बताऊं? मेरे घर में कोई भी हो सकता है। मेरे पापा, माँ, भाई बहन, या हो सकता है भाई ना हो, सिर्फ बहनें हों। ये भी हो सकता है कि बहनें ना हों और दो चार मुस्टंडे भाई हों। मतलब मैं आपका नाम भी नहीं पूछ सकता? मैंने काउंटर मारा। ओ बोली, कुछ भी नाम हो सकता है मेरा। टीना मीना बहुत बातूनी लड़की थी वो। थोड़ी इधर उधर की बातें करने के बाद उसने मुझे टॉफ़ी दी, जैसे छोटे बच्चे देते हैं क्लास में। बोली, आज मेरा बर्थडे है। मैंने उसकी हथेली से ट्रॉफ़ी उठाते हुए बधाई दी और पूछा, कितने साल की हो गई हो? वो बोली, 18। मतलब भागकर शादी करने की कानूनी उम्र हो गई आपकी? मैंने काउंटर किया। वो हंसी। कुछ ही देर में काफ़ी फ्रैंक हो चुके थे हम दोनों, जैसे बहुत पहले से जानते हों एक दूसरे को। मैंने उसे बताया कि मेरी उम्र 28 साल है, यानी 10 साल बड़ा हूँ मैं तुझसे। उसने चुटकी लेते हुए कहा,
लग भी रहे हो। मैं मुस्कुरा दिया। मैंने उसे पूछा, तुम घर से भाग कर आई हो, तुम्हारे चेहरे पर चिंता के निशान जरा भी नहीं है। इतनी बेफिक्री मैंने पहली बार देखी। खुद की तारीफ सुनकर वो खुश हुई। बोली, मुझे उसने मेरे प्रेमी ने पहले ही समझा दिया था कि जब घर से निकलो तो घर वालों के बारे में बिल्कुल मत सोचना, बिल्कुल अपना मूड खराब मत करना, सिर्फ मेरे और हम दोनों के बारे में सोचना। और मैं वही कर रही हूँ। मैंने फिर चुटकी ली और कहा, उसने तुम्हें मुझ जैसे अनजान मुसाफिरों से दूर रहने की सलाह नहीं दी? उसने पूछा, क्या बेबी बच्चों को साथ नहीं ले जा सकते हैं थे वहाँ? मैंने कहा, काफ़ी टेक्निकल मामलों से गुजर कर एक लंबी अवधि के बाद रख सकते हैं। उस वक्त ये मुमकिन नहीं था। मुझे दोनों में से एक को चुनना था, आलीशान रहन सहन के साथ नौकरी या परिवार। मैंने परिवार चुना। अपनी बेटी को बड़ा होते देखने के लिए मैं कुवैत वापस आ गया, लेकिन अपना इस्तीफ़ा देकर लौट आया। लड़की ने पूछा, अच्छा, आपने तो लव मैरिज की थी ना? न फिर आप भाग कर कहाँ गए थे? कैसे रहे और कैसे गुजरा वो वक्त? मैंने उसे बताया कि हमने भागकर शादी नहीं की, और ये भी है कि उसके पापा ने मुझे पहली नज़र में सख्ती से रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने आपको रिजेक्ट क्यों किया? लड़की ने पूछा। मैंने कहा, रिजेक्ट करने की कुछ भी वजह हो सकती है। मेरी जाति, मेरा धर्म, मेरा कुल कबीला, घर परिवार, नस्ल या नक्षत्र, इन्हीं में से कोई काट होती है जिसके इस्तेमाल से जुड़ते हुए रिश्ते की डोर को काटा जा सकता है। मैंने कहा, मैंने कुछ नहीं किया। उसके पिता ने रिजेक्ट कर दिया। वहीं से मैंने अपने बारे में अलग से सोचना शुरू कर दिया। खुशी ने मुझे कहा कि भाग चलते हैं। मेरी वाइफ का नाम खुशी है। मैंने 2 टूक मना कर दिया और 2 दिन तक लगातार जोर देती रही। उसने हंसकर जवाब दिया, नहीं, शायद वो भूल गया होगा ये बताना। मैंने उसके प्रेमी की तारीफ करते हुए कहा, वैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड काफ़ी टैलेंटेड है। उसने किस तरह से तुम्हें अकेले घर से रवाना किया? नई सिम और मोबाइल दिया, 3 ट्रेन बदलवाई। लड़की ने भी हामी भरी। बोली, हाँ, बहुत टैलेंटेड है वो, उसके जैसा कोई नहीं। मैंने उसे बताया कि मुझसे शादी करने लगा। लड़की ने पूछा, जॉब क्यों छोड़ी? उसने पूछा, क्या बीवी बच्चों को साथ नहीं ले जा सकते थे वहाँ? मैं मुस्कुराकर खिड़की की तरफ देखने लगा और मैंने लड़की से कहा, अच्छा। लड़की ने पूछा, अच्छा, आपने तो लव मैरिज की थी ना? न फिर भी आप भागकर कहाँ गए? कैसे रहे? कैसे गुजरा वो वक्त? उसके हर सवालों और हर बात में मुझे महसूस हो रहा था कि ये लड़की लड़कपन के शिखर पर है, बिल्कुल नासमझ और मासूम। मैंने उसे समझाया कि भागने वाले जोड़े में लड़के की इज्जत और शान पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता, जबकि लड़की का पूरा कुल धुल जाता है। फिल्मों में नायक ही होता है जो अपनी प्रेमिका को भगा कर ले जाए, और वास्तविक जीवन में भी प्रेमिका को भगाकर शादी करने वाला नायक ही माना जाता है। लड़की भगाने वाले लड़के के दोस्तों में उस लड़के का दर्जा बुलंद हो जाता है। भगाने वाला लड़का हीरो माना जाता है। भगाने वाला लड़का हीरो सुपर माना जाता है, लेकिन भागने वाली लड़की आगे चलकर 80 साल की वृद्धा भी हो जाए, तब भी जवानी में किए उस कांड का कलंक उसके माथे पर से नहीं मिटता। मैं मानता हूँ कि लड़का लड़की को तोलने का ये दोहरा मापदंड गलत है, लेकिन समाज में है तो सही है। ये नज़रिया गलत है मगर अस्तित्व में है। लोगों के अवचेतन मन में भगाने वाले लड़की और भद्दी तस्वीर होती है। मैं तुम्हारी पीठ को छलनी करके सुखी नहीं रह सकता, तुम्हारे माँ बाप को दुखी करके अपनी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकता। वो अपने नीचे का होठ दांतों तले पीसने लगी। उसने पानी की बोतल का ढक्कन खोलकर एक घूंट अंदर सरकाया। मैंने कहा, अगर मैं उस दिन उसे भगा ले जाता तो शायद उसकी माँ
कई दिनों तक पानी भी ना पीती, इसीलिए मेरी हिम्मत ना हुई कि ऐसा काम करूं। मैं जिससे प्रेम करूं उसके माँ बाप मेरे माँ बाप के समान ही हैं, चाहे शादी ना हो तो ना हो। कुछ पल के लिए तो वो सोच में पड़ गई, लेकिन मेरे बारे में और अधिक जानना चाहती थी। उसने पूछा, फिर आपकी शादी कैसे हुई? मैंने बताया कि खुशी की सगाई कहीं और कर दी गई थी। धीरे धीरे सब नॉर्मल होने लगा। खुशी और उसके मंगेतर की बातें भी होने लगी थी फ़ोन पर, लेकिन जैसे जैसे शादी नज़दीक आने लगी उन लोगों की डिमांड बढ़ने लगी। डिमांड मतलब? लड़की ने पूछा। डिमांड का एक ही मतलब होता है, दहेज की डिमांड। परिवार में सबको सोने से बने तोहफे दो, दूल्हे को लग्जरी कार चाहिए, सास और ननद को नेकलेस दो। फिर भी किसी तरह घर वालों को समझा बुझा कर मैं फ्रंट पर आ गया और हमारी शादी हो गई। ये सब किस्मत की बात थी। लड़की बोली, चलो अच्छा हुआ आप मिल गए, वरना वो गलत लोगों में फंस जाती। मैंने कहा, जरूरी नहीं कि माँ बाप पापा का फैसला हमेशा सही हो, और ये भी जरूरी नहीं कि प्रेमी जोड़े की पसंद सही हो। दोनों में से कोई भी गलत या सही हो सकता है। मतलब की बात यहाँ ये है कि कौन ज़्यादा समझदार और वफादार है। लड़की ने फिर से पानी का घूंट लिया और मैंने भी लड़की से तर्क दिया कि हमारा फैसला गलत हो जाए तो कोई बात नहीं। मैंने कहा, फैसला ऐसा हो जो दोनों का हो, औलाद और माता पिता दोनों की सहमति वो सबसे सही है। बुरा मत मानना, मैं कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा फैसला तुम दोनों का है। तुम में तुम्हारे पेरेंट्स शामिल नहीं हैं, ना ही तुम्हें इसका असली मतलब पता है अभी। उसने पूछा, क्या है इसका सही अर्थ? मैंने कहा, तुम इश्क में हो, तुम अपना सब कुछ छोड़ चली आई, ये इश्क है। तुम्हें अकल का दखल नहीं दिया, ये इश्क है। नफ़ा नुकसान नहीं सोचा, ये इश्क है। तुम्हारा दिमाग दुनियादारी के फितूर से बिल्कुल खाली था। उस खाली स्पेस में इश्क इंस्टॉल कर दिया गया। जिसने इसको इंस्टॉल किया था वो इश्क में नहीं है। यानी तुम जिसके साथ जा रही हो वो इश्क में नहीं है, बल्कि होशियारी, हीरोगिरी में है। जो इश्क में होता है वो इतनी प्लानिंग नहीं कर पाता कि 3 ट्रेनें नहीं बदलवा पाता। उसका दिमाग इतना काम ही नहीं कर पाता। कोई कहे मैं आशिक हूँ और वो सातिर भी हो, ये नामुमकिन है। मजनू इश्क में पागल हो गया था। लोग पत्थर मारते थे उसे। इश्क में उसकी पहचान तक मिट गई। उसे दुनिया मजनू के नाम से जानती है। लड़की अचानक से खो सी गई। उसकी खिलखिलाहट और लड़कपन एकदम से खामोशी में बदल गया। मुझे लगा मैं कुछ ज़्यादा बोल गया, फिर भी मैंने जारी रखा। मैंने कहा, प्यार तुम्हारे पापा तुमसे करते हैं। कुछ दिनों बाद उसका वजन आधा हो जाएगा। तुम्हारी माँ कई दिनों तक खाना नहीं खाएगी, ना पानी पिएगी। लड़की का चेहरा रंग बदल गया। ऐसा लग रहा था वो अब यहाँ नहीं है। उसका दिमाग किसी अतीत में टहलने निकल गया है। थोड़ी ही देर में उसका और मेरा स्टेशन आ गया। बात कहाँ से निकली थी और कहाँ पहुँच गई। उसके मोबाइल पर मैसेज टोन बजी। देखा, सिम एक्टिवेट हो चुकी थी। उसने चुपचाप बैग में से आगे का टिकट निकाला और फाड़ दिया। मुझे कहा, एक कॉल करना है। मैंने मोबाइल दिया। उसने नंबर डायल करके कहा, सॉरी पापा, और सिसक कर रोने लगी। सामने से पापा फ़ोन पर बेटी को संभालने की कोशिश करने लगे। उसने कहा, पापा आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं घर आ रही हूँ। दोनों तरफ से भावनाओं का सागर उमड़ पड़ा। हम ट्रेन से उतरे। उसने फिर से पिन मांगी। मैंने पिन दी। उसने मोबाइल से सिम निकालकर तोड़ दी और पिन वापस कर दी। अपने घर वालों के लिए यह कहानी देश की सभी बेटियों के लिए समर्पित है।
तुम्हारे माता पिता से ज़्यादा तुम्हें दुनिया में कोई प्यार नहीं कर सकता। आपको यह कहानी कैसी लगी? अपनी राय ज़रूर बताना। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। कहानी थोड़ी सी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक हंसते रहो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो।